एक दो चीजें तो हमारे पास हैं, जैसे रिग्रेशन का मैंने आपको शेयर कर दिया, एंड दिस वन इज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, एंड मी एंड माय टीम डिसाइडेड कि इसके अंदर हम कोड्स भी ऐड ऑन करने वाले हैं. कोड्स इन द सेंस जो हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट जो आपको रन कराएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, वो प्रोजेक्ट्स हम आपको स्लाइड शोज में डाल के दे देंगे, बट आपको उनको कोड करना पड़ेगा. फाइल्स तो हम आपको देंगे अलग से, लेकिन उनको हम सिर्फ सैटरडे प्रोसीड करेंगे. जैसे फजलुल का सैटरडे ऑफ रहता है, तो अपन मैनेज करेंगे थोड़ा सा, तो हम सैटरडे उसको प्रोसीड करेंगे. और वो जो कोड्स होंगे, उनके जो स्टेप्स फॉर्मेट होंगे, वो ये यहाँ पे मैं मेंशन करके आपको दूंगा. ओके, स्लाइड के अंदर ही हम ऐड ऑन कर देंगे. अभी तो हमने सिर्फ टेक्स्ट डाला हुआ है और उनके छोटे छोटे ग्राफ्स हमने मेंशन किए हुए. वी आर प्रोसेस टाइप ऑफ ग्राफ्स. ये हमारे एक्चुअली एज कर्व होता है. एज कर्व ये डेटा पॉइंट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल रहता है, उसके पीछे हम लोग बात कर रहे हैं. ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन. आज हम लोग इससे स्टार्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा पार्ट हम लोग स्टडी कर लेते हैं, देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल. इसका डेमो मैं आपको आज शो करूंगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो हम लोग पहले स्टार्टिंग से करते हैं. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, दैट इज कॉल्ड इन क्लासिफिकेशन. वी आर रिजॉल्विंग बाय यूजिंग द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. ओके, अगर मैं बात करूं लीनियर रिग्रेशन की, किसकी बात कर रहे हैं हम, लीनियर रिग्रेशन, जो मैंने इससे पहले मॉडल आपको पढ़ाया था. उसमें क्या था, हमारे पास दो वेरिएबल थे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. हम जस्ट ऑन अ बेसिक लेवल, अगर हम प्रॉपर्टी के साइज और प्रॉपर्टी की प्राइस की बात कर रहे हैं, तो हमने एक चीज देखी थी, जब हम इन दो वेरिएबल्स के साथ में डील करते हैं, तो प्राइस जो है वो प्रॉपर्टी का जो साइज है, प्लॉट साइज, उस पर डिपेंड हो रहा था. तो मतलब अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, प्लॉट साइज, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है, प्राइस. तो जब हम प्लॉट साइज इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो प्राइस होता है ना, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है. ओके, ये हमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था. मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लेके आऊंगा, लेकिन पहले आपको लीनियर रिग्रेशन का रिकैप लेना होगा. ओके, सो ये इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन. इसमें रिग्रेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, मतलब बढ़ रहा है. प्रॉपर्टी का साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप बढ़ाओगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जब बढ़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन. नेगेटिव फॉर्मेट क्या होगा, जब हम बात करते हैं प्लॉट साइज की और गार्डन साइज की. अगर आप गार्डन साइज बढ़ाते हो, तो प्लॉट साइज आपका कम हो जाता है. ओके, अगर प्लॉट साइज नहीं बोलूंगा, मैं उसको कारपेट एरिया बोलूंगा. ठीक है, सो अगर मैं गार्डन एरिया बढ़ाता हूं, तो मेरा कारपेट एरिया कम होता है. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव डाउनफॉल दिखाता है. ये रिग्रेशन कैसा दिखाता है, नेगेटिव रिग्रेशन दिखाता है. ओके, ये चीजें थी कि लीनियर रिग्रेशन में हम ये चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, बहुत आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई थी, प्रॉब्लम इन द सेंस लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जरूरत क्या पड़ी. लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको वहां पर हेल्प आउट करता है जहां पर आपका फैक्टर, मतलब एक जो पॉइंट्स होते हैं, जो उसका प्रेडिक्टेड मॉडल रहेगा, जो डिपेंड होता है यस और नो पे. ओके, वो डिपेंड किस पे होता है, यस और नो पे. सपोज मेरे को रूम पार्टनर चाहिए, सो आई डिसाइड कि मैं इस पर्सन के साथ में रहूंगा या नहीं रहूंगा. दिस इज कॉल्ड एन यस एंड नो. ओके, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन तो वर्कआउट करेगा, लेकिन यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी मैटर आ जाता है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, जैसे कि हम लोग एक चीज देखते हैं, विल द प्रॉपर्टी हैव अ गुड नेबरहुड, है ना, हमारा पड़ोसी अच्छा होगा कि नहीं होगा, इस पर भी मैटर कर जाता है प्रॉपर्टी का प्राइस. एंड द सेकंड वन इज व्हाट, विल इट रेन टुमारो और नॉट, कल बारिश होगी या फिर नहीं होगी. दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. पुराने डेटा के बेसिस पे वी कैन आंसर ऑल दीज थिंग्स. दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लासिफिकेशन फॉर्मेट. स्पैम मेल का हमने देखा था, स्पैम मेल पे हमने लास्ट टाइम डिस्कशन भी की, इज द मेल स्पैम और नॉट. इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक चीज थी, जब आप यहाँ पे मैं देखोगे एक पॉइंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं,
पॉइंट पे आप देखोगे तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम थी जिसका आंसर लीनियर रिग्रेशन नहीं दे सकता। मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, दिस इज माय प्रॉब्लम। व्हाट इज माय प्रॉब्लम? माय प्रॉब्लम इज क्लासिफिकेशन। लीनियर रिग्रेशन कैन नॉट आंसर दिस। इस फॉर्मेट में आपका कौन सा एल्गोरिथम काम में आते हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम में आते हैं। देखो जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मतलब ये डिपेंड होती हैं आपके डेटा सेट के ऊपर, और आप कौन सी फील्ड में काम कर रहे हो, किस बेस पे आप उस डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड। मैं आपको क्या हेल्प आउट कर सकता हूँ? मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कैसे करता है, उसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स क्या है, उसको बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल यूज करके हम कैसे उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम कोड कर सकते हैं, कैसे उसका प्रोडिक्शन मॉडल जनरेट कर सकते हैं। एंड दीज आर द जर्नल एग्जाम्पल्स इन द सेंस एक पर्टिकुलर रिलेटेबल एग्जाम्पल्स मैं आपको सेट करके दे सकता हूँ। इट्स नॉट 100% श्योर कि हर जगह ये चीज काम करेगी, हर जगह पे नहीं काम करेगी। हर बिजनेस का केस स्टडी अलग अलग भी हो सकता है, तो आपको केस स्टडी को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, यस और नो की बात हो रही है, वी विल मूव टू दी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। रिग्रेशन में दो पार्ट, सुपरवाइज में दो पार्ट थे, एक था आपका रिग्रेशन, एक था क्लासिफिकेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन पार्ट, सो क्लासिफिकेशन में एक और चीज आ गई, मैं इस एल्गोरिथम के बाद एक और चीज बताऊंगा जो कि कुछ कुछ चीज जैसी होगी, दैट इज कॉल्ड एसवीएम। उसका फंक्शनलिटी थोड़ा सा सिमिलर लगेगा बट दोनों अलग अलग फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों के बारे में अभी आपको इसलिए क्लियर किया कि आपको ये चीज क्लियर हो कि यहाँ पे दिए गए एग्जांपल्स के रिलेशंस आपको देखते हैं, कि इन्हीं के बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि आपका यहाँ पर एल्गोरिथम कौन सा अप्लाई होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई होगा। तो एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे निकाला, एक नॉर्मली जो मेरे को समझ में आया वो लिख दिया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एज अ वे टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। सिंपल सी चीज है, यस और नो की बात कर रहे हैं, मैं कल कहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल्स यू हैव। सो दिस इज द फॉर्मेट कि कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं, ये कितनी पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ second one is what is logistic regression. So you can understand this one. यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ फॉर्मेट्स होते हैं, दो ग्राफ फॉर्मेट्स, यानी कि दिस इज योर रिग्रेशन लाइन, या हम बेसिकली इसको बोलते हैं एस कर्व बोलते हैं। ओके, एस कर्व बोलते हैं, एंड इट इज एन क्लासिफिकेशन मॉडल। आपने जब आपने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल का मैंने प्रेजेंटेशन आपको भेजा था, तो यू कैन सी यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन डाल रहे थे एंड वी जस्ट put it some dot points over there कि मेरा एक रिग्रेशन लाइन डला हुआ है, उसके नियर बाय मेरे जो डॉट पॉइंट जा रहे हैं, दिस इज एन बेस्ट लाइन फॉर दिस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन आइडेंटिफाई दीज आर द बेटर पॉइंट्स फॉर दिस, कि यहाँ पर हमारा डेटा सबसे ज्यादा लाई करता है। ओके, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन किनके साथ में काम करते हैं? वो काम करते हैं कैटेगरिकल वेरिएबल के साथ में। हमने स्टार्टिंग में स्टैट्स के अंदर ये चीज स्टडी करी थी, आपके पास वीडियो भी होगा, एक बार आप गो थ्रू और कीजिएगा। स्टैट्स में हमने दो चीज पढ़ी थी कि हमारे पास कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कैटेगरिकल वेरिएबल और आपका डिस्क्रीट फॉर्मेट। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्मेट उसको कॉन्टिन्यूस और कैटेगरिकल। सो ये कौन से वेरिएबल्स को डील करता है? कैटेगरिकल वेरिएबल्स को डील करता है। और जबकि लीनियर रिग्रेशन किस टाइप के वेरिएबल्स को डील करता है? कंटिन्यूस वेरिएबल्स को डील करता है। ओके, सो बाइनरी फॉर्मेट जिसके अंदर हो सकते हैं, मल्टीनोमिनल फॉर्मेट जिसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर द फॉर्मेट्स जो इसके अंदर हम डील करते हैं। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मेट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है इसके अंदर, कि हम किस तरीके से डेटा को डील कर रहे हैं। ओके, एनी डाउट यहाँ तक? बहुत सिंपल सा है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो हमारा बेसिकली हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, हमारा जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफरेंस वाले बेटे, यस और नो वाला केस। सिंपल आपको अपने दिमाग में ये चीज रखना है।
ठीक है। Next one is what? This is a part and simply you can understand this one कि ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। लीनियर रिग्रेशन में स्ट्रेट लाइन होती है, इसके अंदर आपका क्या होता है, एस कर्व होता है बेसिकली। ठीक है, कि जब आप किसी भी चीज को देखते हो तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, या तो 1 या फिर 0 फॉर्मेट। अब हम इसका एक मॉडल समझते हैं, प्रैक्टिकल मॉडल हम लोग इसका देखेंगे। तो we'll move to the practical model. Regression. तो जब आप sklearn लाइब्रेरी को स्टडी कर रहे होते हैं तो काफी सारी लाइब्रेरी, काफी सारे डेटा सेट आपको sklearn में भी मिल जाते हैं। These are the डमी डेटा सेट जिनके बेसिस पे आप बहुत आसानी से इन डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। ओके, लेट मी चेक और कोई डेटा लॉजिस्टिक पे और कोई एग्जांपल मेरे पास पड़ा नहीं होगा तो वी विल मूव टू दी अनदर फॉर्मेट। मैं उसमें भी आपको एग्जांपल और दूंगा इसके अंदर, और एग्जांपल्स में आपको दे दूंगा। एक हमारे पास बाइनरी होती है, एक मल्टी लॉजिक होती है। एक मिनट जगह, बाइनरी में हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले छोटी वाली चीज पढ़ते हैं हम लोग, बाइनरी लॉजिस्टिक। बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होगा, 0-1 फॉर्मेट, मतलब दो चीजें हमारे पास डिपेंडेंसी होगी। सो यू कैन सी मेरे पास दो डेटा है, एज एंड इंश्योरेंस। इसको मैं आपको एक्सेल शीट में भी अवेलेबल करा देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमारे पास दो फॉर्मेट्स अवेलेबल है, एज और इंश्योरेंस। सो लास्ट टाइम मैंने आपको इंश्योरेंस डेटा दिया था, है ना। एक ये डेटा भी आप क्रिएट कर सकते हो कि वो इंश्योरेंस परचेस करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पोर्शन आ गया, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे इंश्योरेंस वाले डेटा के साथ में, तब मैंने अच्छा उसका भी एक पार्ट बचा होगा वो मैं प्रोसेस कराऊंगा, कल अपन प्रोसेस करते हैं उसको, कल का टाइमिंग में अपडेट करूंगा। लेकिन हम उसमें क्या देख रहे थे, हम चार्जेस की बात कर रहे थे कि अगर उसका एज ज्यादा होता है तो उसके चार्जेस क्या होंगे, उसका एज कम होता है तो उसका चार्जेस क्या होंगे। सो वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट था। लेकिन अभी हमारा क्या हो रहा है, अभी हम कैटेगरिकल फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं कि हमारा एज फैक्टर है। तो एज फैक्टर के बेसिस पे वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वो इंश्योरेंस परचेस करेगा या फिर नहीं करेगा। 0 मीन्स नो एंड 1 मीन्स यस। ओके, 0 मीन्स नो एंड 1 मीन्स यस। तो यहाँ पे काफी सारा डेटा है, ऐसा भी नहीं है कि 22 साल के बच्चे ने ना वो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस परचेस नहीं किया होगा। देखो कहीं ना कहीं ऐसा फैक्टर्स होंगे जिसमें ये परचेसिंग दिखाई होगी, नहीं दिखाई तो हम लोग मेंशन कर देते हैं, कोई डेटा हम लोग इसके अंदर मेंशन भी कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन करके 22 वाले ने लिया, लेकिन 100 में से एक ने लिया, तो प्रेडिक्शन मॉडल आपका क्या बोलेगा कि भाई 22 ईयर्स का बंदा है, ये एक ही बंदा इस चीज को प्रेफर करेगा और कोई इसको प्रेफर नहीं करेगा। तो हम जाते हैं अपने डेटा पे, ये हमारा एक फॉर्मेट था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे हम लोग बात करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या बोलते हैं, किस तरीके से वर्कआउट करता है। हालांकि कोडिंग इज वेरी इजी, आपने देख ही लिया था, गलत जगह से मैंने ओपन कर दिया एंड भी ओपन इन दिस। यहाँ पे डेटा, यस इंश्योरेंस वाला डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और 2 पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास, वो परचेस करेगा या फिर नहीं करेगा। इंपोर्ट डेटा, दिस इज एन इंश्योरेंस डेटा। ओके, सो 28 डेटा आपके पास अवेलेबल है एंड 2 कॉलम है, ये हमने शेप निकाला है। अब इसमें देखना है कि इसमें थोड़ा सा स्टेप हमने फॉलो किया हुआ है, स्टेप वाइज हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अब इसमें हमने एक प्लस मार्कर दिया है रेड कलर का, जिसने परचेस किया है वो हमारा ऊपर आएगा और जिन्होंने परचेस नहीं किया है वो हमारा बॉटम में है।
तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय दिस। देखो स्कैटर्ड प्लॉट से आपको क्या पता चल रहा है? स्कैटर्ड प्लॉट से हमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। क्या आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है कि भाई आपका जो कस्टमर है वो 40 से 60 साल के जो बंदे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30-35 को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, 40 to 60 ईयर्स वाले जो बंदे हैं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज जो आपका इंश्योरेंस परचेज करेंगे। और 20 से लेके 30 तक के जो बंदे 18, 19, 20, 22 वाले, ये लोग इंश्योरेंस परचेज बहुत रेयर केस में करते हैं। दिस इज अ फॉर्मेट, दिस इज एन डिफरेंस बिटवीन परचेजिंग होगी या फिर नहीं होगी। इन दोनों केसेस में हमें यहां से पता चल रहा है। ओके, बट हम अभी श्योर शॉट तो नहीं बोल सकते। हमें इसके लिए क्या करना है? प्रेडिक्शन मॉडल क्रिएट करना है। तो हमने क्या करा, एक sklearn लाइब्रेरी इंपोर्ट करी। अब यहाँ पे देखना, जो मैं आपको बता रहा था लास्ट टाइम कि हम पूरे डेटा को एक साथ प्रोसीड नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप का डेटा यूज, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने डेटा। कौन कौन सा? द फर्स्ट वन इज योर ट्रेनिंग डेटा एंड द सेकेंड वन इज योर टेस्ट डेटा। तो मैंने बोला था अगर मैं 100 का डेटा वैल्यूज उठा रहा हूँ, ठीक है, तो 100 में से 80% डेटा मैं ट्रेनिंग पे डालूंगा और 20% डेटा जो है वो मैं किस पे पिकअप करूंगा? वो मैं पिकअप करूंगा किसके लिए? टेस्टिंग के लिए। तो अगर मेरा टेस्टिंग डेटा में जो आउटपुट आ रहा है वो सही चल रहा है, जो मॉडल आ रहा है उसका एक्यूरेसी सही आ रहा है, देन वी मूव टू दी ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा भी हमारा प्रॉपरली वर्कआउट करेगा। तो ये सारी चीजें आपको किससे क्लियर होती है? टेस्टिंग डेटा से क्लियर होती है। ओके, तो जब आपको टेस्टिंग डेटा में जाना होता है तो बेसिकली क्या होता था, पहले हम डिवाइड करते थे प्रॉपरली। जो डेटा है टोटल डेटा को लिया, फिर उसका 20% डेटा पिकअप किया, स्लाइसिंग करी, फिर हम पिकअप करते थे। एक लंबा प्रोसेस था। उसका भी एक सोल्यूशन कर दिया। सोल्यूशन क्या करा, फ्रॉम sklearn मॉडल, sklearn उसके अंदर हमारे पास एक क्लास होता है मॉडल सिलेक्शन। उसके अंदर हमारे एक पूरा का पूरा फंक्शनलिटी, हमने फंक्शन उठा लिया कौन सा, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, ये पूरा एक सिंगल फंक्शन होता है, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ओके, तो अब हमारे डेटा को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ 20-80%, इस तरीके से जाना है ना। सो अभी हमने क्या करा, हमने वेरिएबल बनाए, एक्स ट्रेन वेरिएबल और एक एक्स टेस्ट वेरिएबल। तो एक्स का जो डेटा है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ट्रेन वाला ट्रेन में जाएगा, टेस्ट वाला टेस्ट में जाएगा। फिर हमारा क्या है, वाई ट्रेन वेरिएबल और फिर क्या है, एक्स वाई टेस्ट वेरिएबल। पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, उसको मैंने रन नहीं किया था तो उसको रन कर दिया। तो ये हमने दोनों, ये हमारे वेरिएबल्स, ये अलग से बनाए हुए वेरिएबल्स है, ये इनबिल्ट नहीं होते। इनबिल्ट क्या है? इनबिल्ट है आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन। तो ये फंक्शन हमने लगाया, df स्क्वायर ब्रैकेट एज लिखा, ओके, df स्क्वायर ब्रैकेट एज लिखा, कॉमा df डॉट व्हाट इंश्योरेंस लिखा। जिन्होंने इंश्योरेंस परचेस किया वो, दिस इज माय एक्स वैल्यू, दिस इज माय वाई वैल्यू। ठीक है सर, ये वेरिएबल्स कब डिफाइन करते हैं सर? ये वाले जो आपके हैं एक्स टेस्ट और ट्रेन, ये जब आप इसको डिजाइन कर लोगे ना, ये वाला पार्ट, जब हमें डिवाइड करना होता है डेटा बेसिकली। जैसे आपके पास 1 लाख डेटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे डेटा को हम सीधा ट्रेनिंग नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, 20% डेटा टेस्ट में डालेंगे, 20% ट्रेन में डालेंगे। तो जब आप डिवीजन दे रहे होते हो, एक्स ट्रेन और टेस्ट को अलग अलग कर रहे होते हो, 20% डेटा अलग और 80% डेटा अलग, तब उस टाइम पे आपको ये वेरिएबल डिजाइन करने होगा। ओके, क्लियर हुआ? राइट सर। ओके, सो मेक श्योर कि आप ये वाला जो लाइब्रेरी है ना, ये इंक्लूड करके रखो तो थोड़ा इजी रहेगा। अदरवाइज फिर आपको लॉक जो मैंने आपको बताया था डिवाइड करने के लिए, तो आपको वो यूज करना पड़ेगा।
लेकिन वो एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है एंड दिस वन इज वेरी इजी मेथड। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जब आप लिखोगे, दिस इज योर एक्स वैल्यू, आप ऊपर डिवाइड करके अलग भी कर सकते हो, मैंने अलग नहीं किया, मैंने डीएफ करके सीधा सीधा क्या दे दिया, मेंशन कर दिया। अगर मैं चाहता तो अगर मेरे पास डेटा वैल्यू ज्यादा होती तो मैं एक्स एंड वाई दोनों अलग अलग कर लेता, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, प्राइस को अलग कर लिया था और हमने क्या किया था, बाकी सारा डेटा एक्स में डाल दिया, वो प्राइस वाला डेटा हमने वाई में डाल दिया। तो इस तरीके से भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट यहाँ पे हमारे पास कॉलम कितने हैं, सिर्फ 2 कॉलम थे, इसलिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो हमने बहुत सिंपली एज को लिया, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई, इंश्योरेंस बॉट वाला। ओके, अब मैंने यहाँ पे टेस्ट नहीं लिखा है, अगर मैं यहाँ ट्रेन की जगह क्या लिखता, टेस्ट अंडरस्कोर साइज। बहुत सिंपली वर्षा में ध्यान रखना, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार और मेंशन करके लिख देता हूँ नीचे, लेकिन मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। ओके, इसकी जगह हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इधर, टेस्ट। अब नीचे वाला ट्रेन साइज है, ट्रेन साइज कितना लिया हमने, 0.8। 0.8 का मतलब क्या हो गया, 80% ट्रेनिंग डेटा। अगर मैं ऊपर टेस्ट साइज जिसमें मैं काम कर रहा हूँ दिस वन, तो मैं इधर क्या लिखता है 0.2, तो ये मेरा कितना हो जाता, 20% डेटा। तो ये एक फॉर्मेट ये हो गया, एक फॉर्मेट ये हो गया। अब दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, नो इश्यू होता है। ओके, मैंने ट्रेन साइज लिया है, तो ट्रेनिंग डेटा जो है ये ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग डेटा कौन सा, 80% ट्रेनिंग डेटा आपका किस में डाल देगा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में, और 20% डेटा किस में डाल देगा, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद पहले मैं ऊपर जाता हूँ, मेरे पास कितना डेटा है, 28 डेटा है। 28 डेटा का अगर हम बात करें, 28 डेटा का अगर मैं 20% निकालूं तो कितना होगा, ट्वेंटी एट डेटा का 20% निकालूं तो कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे परसेंटेज अपन इसका, 28 का 20%, अच्छा चलो सिंपल ही निकालते हैं, 10 का 20% कितना हुआ, सर ये डेसिमल में आ जाएगा ना, हाँ डेसिमल में आएगा तो राउंड ऑफ कर देंगे हम इसको, जैसे 5.5 5.2 समथिंग आता है, आएगा, 5.6 तो 5.6 आएगा सिक्स सर। 6 ले लेंगे। 6 ले लेंगे इसको, करेक्ट। तो अच्छा सर, ये एक डिवीजन, हाँ जी, जो डेटा अवेलेबल होता है उसमें चॉइस अपने आप चूज करता है कि कौन सा डेटा, मतलब 20% कौन सा डेटा जा रहा है, वो अपने आप रैंडमली पिक कर लेता है एनी 6। यस, रैंडमली पिकअप करेगा, क्योंकि आप फिक्स नहीं कर सकते वरना अदरवाइज वो डेटा बायस्ड हो जाएगा। ओके, अगर ये रैंडमली हम फिक्स नहीं करते, हम इसको अगर यूनिफॉर्मली फॉर्मेट पे लेते हैं, यूनिफॉर्मेट भी ऐसा हो गया कि रैंडम यूनिफॉर्म होता है, वो अगर लेते तो भी चल जाता है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि हम एक फिक्स टाइम शुरू का 10 डेटा इस टेस्ट में डालेंगे, बाकी सारा उसमें डालेंगे, तो अगर आप ऐसा करते हो तो वो बायस्ड फॉर्मेट पे चला जाएगा, मतलब आप फिक्स कर रहे हो कि ये वाला डेटा हमारा जाए टेस्ट में। लेकिन रैंडम फॉर्मेट में क्या होगा कि जब आपने रैंडम डेटा लिया, दिस इज द डेटा फॉर्मेट, मैं इसको रन करता हूँ, देखो डेटा फॉर्मेट चेंज होगा यहाँ पे, मैं अभी फिर से इसको रन करता हूँ, देखो अभी वही है, यहाँ पे देखना वही डेटा है ना एज का, मैं दोबारा इसको चला देता हूँ, मैंने इसको चला दिया, फिर मैं टेस्ट डेटा देखता हूँ, देखो फिर से मेरा टेस्ट डेटा चेंज हो गया। सो दिस इज, दे आर कलेक्टिंग द 20% डेटा ऑन अ रैंडम फॉर्मेट। तो कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि नीचे से 10% ले रहा है, ऊपर से 10% ले रहा है, नहीं, रैंडमली कोई भी डेटा पिकअप करके रख सकता है अपने पास। ओके, तभी आपका डेटा, मतलब आपका जो सैंपल होता है ना वो करेक्ट आता है। अदरवाइज अगर आपने सोचा कि पहला लॉट हम लोग अच्छे से देखें उसके बाद ना देखें, तो वो हमारा फॉर्मेट गड़बड़ हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ, तो ये रैंडम पिकअप करता है, yes, ये चीज क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सबसे आसान काम है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये सबसे आसान काम होता है। तो एसक्यूएल लीनियर मॉडल के अंदर हमें कौन सा
लाइब्रेरी चाहिए, वो कौन सा क्लास चाहिए हमें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया और आरईजी लिख रहे थे पहले हम लोग, हमने इसमें मॉडल लिख दिया उसको। वी रन दिस वन एंड फिट में हम लोग क्या डालते हैं, फिट में हम डालते हैं कि हमें ट्रेनिंग डेटा को प्रोसेस करना है। ट्रेनिंग डेटा को प्रोसेस करा एंड दिस इज माय एक्स डेटा, ठीक है। अब मैंने एक्स टेस्ट डेटा को प्रिडिक्ट किया, किस डेटा को प्रिडिक्ट किया, एक्स टेस्ट डेटा को प्रिडिक्ट किया। तो यू कैन सी दिस इज माय प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कुछ भी हो सकता है। 0-1 फॉर्मेट का मतलब क्या है, तो आपका 47 अगर एज है तो 1 का मतलब क्या है, वो परचेस करेगा। 55 एज है तो 55 एज वाले का प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, वो परचेस करेगा। लेकिन 25 वाले का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 0। 50 वाले का प्रोबेबिलिटी 1, 56 वाले का 1, 22 वाले का 0। इसका एक बहुत सिंपल सा केस होता है, मैं आपको एक सिंपल सा केस बताता हूँ। मैं एक तरीके से फ्रीक्वेंसी मतलब जनरल फॉर्मेट पे अगर हम बात करें तो आपके पास 100 लोग आए, आपने देखा 22 एज वाले जो बंदे हैं ना वो हमसे बात नहीं करते प्रॉपर, ठीक है। हम जिस प्रोपोर्शन पे बात कर रहे हो वो 22 एज 25 वाले एज का डेटा जो आया हमारे पास, उन्होंने किसी ने बात नहीं करी। लेकिन उसके बाद जितने भी बंदे हैं आफ्टर 27 सारे के सारे फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बात करने के लिए रेडी रहते हैं। सो दिस इज अ फैक्टर्स, दिस इज अ प्रेडिक्शन मॉडल। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, अगर छोटा डेटा है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम किस पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिंपली कि वो एक्चुअली परचेजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस एज में। बस एक तरीके से हम फ्रीक्वेंसी बेसिस पे भी हम आंसर कर सकते हैं। तो 2 तरीके के कैटेगरीज फॉर्मेट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें 1-2 चीजें और मैं बता देता हूँ। दिस इज एन मॉडल स्कोर, कि एक्स टेस्ट डेटा को डाल के हम मॉडल स्कोर निकालते हैं। दिस इज माई मॉडल स्कोर। तो मॉडल का स्कोर देखो कितना गंदा आ रहा है, कितना आ रहा है, 66%। तो हम सर ये इस मॉडल प्रोबेबिलिटी पे, परसेंटेज है सर, ये क्या है? यस प्रोबेबिलिटी परसेंटेज होता है, मतलब आपने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दिया, ठीक है। जो आपने टेस्ट स्कोर लिया था ना, इसके बेसिस पे इसने प्रिडिक्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे स्कोर निकाला कि इसने बार बार प्रिडिक्शन करता है। और जैसे हम एआई के फॉर्मेट में बात करते हैं, इसमें ईपॉक्स होते हैं, ठीक है। ईपॉक्स होते हैं, ईपॉक्स क्या करता है, आपके डेटा को बार बार फिल्टर आउट करके, मतलब रैंडम डेटा घुमाते हैं बार बार। तो उसके बेसिस पे एक स्कोर हमारे पास निकल के आता है। दिस इज एन स्कोर कि आपका जो मॉडल स्कोर आया है वो कितना आया है, वो आया 66% के आसपास। तो हम अगर 95% मतलब अप्रोक्सीमेटली, मेरा जो मानना होता है वो मैं मानता हूँ कि 95% अगर आपका स्कोर आ रहा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि आपका मॉडल जो है ना प्रिडिक्टेड है, मतलब आप अच्छे से उसको मतलब उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होगा कि 100% स्कोर आएगा, कई बार ऐसा होगा 100% स्कोर नहीं आएगा। अभी देखना, यही मॉडल मैं आपके सामने दोबारा एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मॉडल स्कोर भी चेंज हो जाता है, पता है। ये तो इंटरसेप्ट है, देखो मॉडल स्कोर कितना हो गया, 83% हो गया। अभी मैं दोबारा आपके सामने एग्जीक्यूट कर देता हूँ। स्कोर कितना आ रहा है, 83%। मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या हमेशा ध्यान रखना, ये क्यों मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको एग्जीक्यूट करके क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट अगर आपका टेस्ट डेटा, इट्स डिपेंड्स ऑन द टेस्ट डेटा। हम कभी भी मशीन लर्निंग फॉर्मेट में 100% श्योरिटी नहीं देते, हम एक्यूरेसी बताते हैं। पॉइंट समझे, हम श्योरिटी नहीं देंगे, हम क्या बताएंगे, एक्यूरेसी बताएंगे कि आपका पॉसिबल केस क्या हो सकता है। कभी भी मशीन लर्निंग मॉडल आपको 100% रिजल्टेंट नहीं होता। अब देखो मॉडल स्कोर चेंज हो गया, ओके। इट्स डिपेंड्स ऑन योर डेटा,
होता है प्रिडिक्शन मॉडल में, आपको बता देता हूँ, आप देखोगे गुड़गांव में प्रिडिक्ट होता है कल बारिश होगी, इज इट पॉसिबल? माहौल क्रिएट होता है लेकिन बारिश नहीं होती। सो वो प्रिडिक्शन है, एंड मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है। हम 100% एक्यूरेसी फॉर्मेट नहीं दे सकते, 100% श्योरिटी नहीं दे सकते। हाँ, डेटा बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगा तब जाके हमारा 100% एक्यूरेसी आती है, अदरवाइज 95 to 98 97% तक आप एक्यूरेसी आ जाती है। उस 100% एक्यूरेसी मॉडल मैंने भी नहीं देखा कभी। हाँ, बहुत छोटा सा मॉडल है, 4 लाइन का डेटा लेके चल रहे, जैसे मैंने लीनियर रिग्रेशन में ले रखा था। ऐसे मॉडल का हम टेस्ट करेंगे तो एक्यूरेसी हाई आ जाती है। देखना अभी इसका एक्यूरेसी चेंज नहीं हुआ। अभी मैं एक्स की टेस्ट स्कोर चेंज करता जाऊंगा, टेस्ट वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, एक्यूरेसी कभी भी चेंज हो सकती है। ओके, क्योंकि हम मॉडल को कभी भी टेस्ट करते हैं तो हम कम से कम डिफरेंट डेटा सेट्स, डिफरेंट टेस्ट केसेस के साथ में उसको टेस्ट करते हैं, तब हम उसको स्कोर बता सकते हैं कि हम एग्जैक्टली हमारा जो मॉडल है वो प्रिडिक्टेबल है या फिर नहीं है। सर ये एक बार फिर से बता सकते हैं कि जो वेरी हो रहा है 66 से 83%, ये मेनली किस फैक्टर से होता है? ये इसकी वजह से होगा, जैसे ये जो टेस्ट केसेस आ रहे हैं ना आपके, ये टेस्ट केसेस क्या होता है, जब आप टेस्ट केसेस लेते हो तो हमारे पास वाई डेटा भी अवेलेबल है, ठीक है, वाई टेस्ट भी है। अगर मैं इधर आपका एक और डेटा मैं अरेंज कर देता हूँ, दिस इज माय y_test, हम इसको रन करते हैं, दिस इज माय वाई डेटा क्या बोल रहा है और हमारा एक्स डेटा क्या बोल रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। अब हमारा डेटा क्या होता है ना, हमने एक्स डेटा डाला, मॉडल स्कोर जो निकाला, एक्स डेटा और वाई डेटा को प्रिडिक्ट करा कि ये दोनों आपस में कितने सिमिलर स्कोर आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एन प्रेडिक्टेड पैराबोला, जो आप देख रहे हो यहाँ पर कि कितना परसेंट है कि हमारा किस किस बेसिस पे ये डेटा हमारा प्रेडिक्टेबल हो रहा है। एक तरीके से अगर हम क्लैरिटी लें, फॉर एग्जाम्पल 18 ईयर एज वाला, मैंने एक डेटा में गड़बड़ करी थी, मतलब मैंने मेरे डेटा मूव किया था, मैंने क्या बोला, जो मेरा एज चल रहा था 20 वाला, आप देखो 20 वाला जो एज है ना, बिलो 25 या 20 वाला एज जो है, उसके अंदर हम देखें कि किसी ने ना वो नहीं खरीदा, क्या इंश्योरेंस परचेज नहीं किया। ओके, मैंने डेटा कहाँ घुमा दिया, मैंने डेटा घुमा दिया यहाँ पर इस डेटा पे, तो मेरे पास 29 डेटा है। मैंने डेटा यहाँ पे क्या घुमा दिया कि भाई मेरा 22 वाले ने परचेस किया, मैंने बोला 18 ईयर वाले ने भी परचेस किया। अब डेटा देखो मैंने गड़बड़ कर दी डेटा में, अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मेरा एक्यूरेसी स्कोर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि अब डेटा चेंज हो गया। पहले क्या हो रहा था, पहले एक कंप्लीट प्रेडिक्टेबल रेंज आपको मिल रही थी कि 20 साल वाला परचेस ही नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे परचेसिंग डाल दी मैंने, ठीक है। ये देखो डेटा आ गया यहाँ पर, 20 ईयर्स वाले ने, सॉरी कहाँ गया, 20 ईयर्स वाले ने मैक्सिमम परचेसिंग आ रही है यहाँ पर, अब परचेसिंग आ रही है, अब मॉडल मेरा चेंज हो जाएगा। देखो ये डिपेंडेंसी होती है आपके टेस्ट स्कोर, टेस्ट केसेस पे, जो टेस्ट केसेस होते हैं उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करता है कितना पॉइंट है कि ये मैच अप करेगा। देखो मॉडल चेंज, एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई। अब मैंने अगर सारा का सारा डेटा 1111 कर दिया तो इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट के बेसिस पे हमारा डेटा क्या बोल रहा है, हर कोई इंश्योरेंस परचेस करता है। दिस इज द पॉइंट कि हम लोग किस, ये जो स्कोर आ रहा है वो इस बेसिस पे आ रहा है, प्रोबेबिलिटी है, इट्स नॉट 100% श्योरिटी। ये जो टेस्ट डेटा है ना उसके बेसिस पे ये डिसाइड करता है, दोनों के बेसिस में कंपैरिजन क्रिएट करके दे विल डिसाइड ये एक्चुअली आपका स्कोर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये हर बार नया डेटा सेट पिकअप करेगा, नया डेटा सेट के साथ में ये अपने टेस्ट स्कोर डिसाइड करता है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताना, मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेके आऊंगा।
उससे मैं आपको एक बार और टेस्ट करके बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम लोगों के टेस्ट स्कोर आ रहे हैं। पर अगर तब भी नहीं समझ में आएगा, वी विल मूव टू दी कोर मैथमेटिक्स, हम इसका मैथमेटिक्स भी समझेंगे कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होते हैं टेस्ट स्कोर। अभी मैंने आपको जनरल आइडिया दिया, वो एक्यूरेसी क्लियर हुआ? यस सर, श्योर, थैंक यू। बट मैं आपको एक बार क्लियरेंस और दूंगा इसके ऊपर, जब इसका मेन डेटा हम प्रोसेस कर रहे होंगे, देन वी डिस्कस अबाउट द स्कोर मॉडल्स, कि मॉडल स्कोर कैसे निकालना। इसका ना सर यूज समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्यों यूज किया जा रहा है इसका। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के यूज कर रहे हैं, राइट? नहीं, ये जो दो लास्ट में आपने मेथड्स बताया ना, प्रोबैब वाला और अच्छा, प्रेडिक्टिव पैराबोला को भूल जाओ, स्कोर वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे जो आप बता रहे हो वो तो समझ में आ गया, लेकिन वैसे इसका यूज क्या है वो समझ नहीं आ रहा। यूज एज सच कुछ नहीं है, इसका यूज है कि जो आपने मॉडल ट्रेन किया है, अगर आप इसका यूज पूछ रहे हो श्वेता, आप इसका यूज पूछ रहे हो ना? यस सर, यस सर, ओके, दोनों का। बजलोर आपका भी यही कंफ्यूजन था? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो मॉडल स्कोर जो हम निकालते हैं उसका एक्चुअल यूज क्या होता है? ये जो आपने मॉडल ट्रेन किया है यहाँ पर ट्रेन के लिए, राइट, वो कितना इफेक्टिव है, मतलब जो डेटा सेट आपने लिया है, ये जो इंश्योरेंस वाला डेटा सेट है, और आपने उसमें किस लिए ये मॉडल ट्रेन किया है कि आप सिर्फ एज डालो, है ना, आपने पर्सन का एज डाला, उससे आपको ये जो मॉडल है ये बताएगा एक्चुअल में ये पर्टिकुलर कस्टमर आपके लिए रिलायबल है या फिर नहीं है। ये कहानी समझ में आई आपको? यस, यस सर, है ना? सो हमारा मॉडल स्कोर ये बता रहा है कि आपने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम लगाया हुआ है इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कस्टमर आपके लिए रिलायबल कस्टमर है या फिर नहीं है, हमें उसको सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो ये कितना प्रेडिक्टेबल है कि जो ये आपको आंसर कर सकता है। तो सर इसकी कोई वैल्यू भी सेट है कि इससे ऊपर वैल्यू आती है तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, और अगर इससे कम वैल्यू आती है तो दैट मीन्स कि जो हमारा मतलब वैल्यूज अभी टेस्ट के लिए यूज हुई है वो अभी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू भी है मॉडल डॉट स्कोर की? आपके जितने भी एक्यूरेसी स्कोर होते हैं या मॉडल स्कोर होते हैं, दोनों में ही हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज बेस पे कि हमारा मॉडल कितना प्रेडिक्टेबल है। तो उसमें एक वैल्यू होती है 95 टू 90, 95, 96, 97, 98, 99 बहुत रेयर केसेस में आती है, बट ये जो चार मैंने आपको पॉइंट परसेंटेज लेवल बताए, अगर उस लेवल पे आपका आ रहा है तो मतलब आपका पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि आपका मॉडल आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करेगा। ओके, मतलब अगर 95% आपको पता चल रहा है कि यहाँ से मेरे को आंसर करेक्ट मिलेगा, तो ये अगर स्कोर आपका 95% आता मेरा यहाँ पर, तो मैं क्या बोलता कि मेरा मॉडल जो है 95% चांसेस है कि वो आपको करेक्ट आंसर देगा, 5% चांसेस है वो गलत आंसर कर सकता है, लेकिन 95% चांसेस में वो 95% चांस क्या है करेक्ट आंसर देने का। सर अगर मतलब इस वाले एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के डेटा से अगर हमें कम स्कोर मतलब मिलता है, मान लो बहुत ही लो स्कोर मिल रहा है हमें, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के जो डेटा सेट हमने मतलब अभी जो हमें फिलहाल मिले हैं वो चेंज होने चाहिए दोबारा, फिर हम उसको मतलब रन करें वाई टेस्ट को और एक्स टेस्ट को, ताकि दोबारा से नया डेटा सेट आए और हम उसका मॉडल स्कोर निकाल सकें, सो दैट मतलब आपको समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? हाँ, मैं समझ गया। हाँ जी। पॉइंट ये है, देखो डेटा सेट में हम कोई चेंजेस नहीं करें, पहली चीज, डेटा सेट तो हमें कंपनी से मिला है सर जैसे रैंडमली हमने जब वो स्प्लिट किया तो टेस्ट और टेस्ट का डेटा उसने ऑटोमेटिकली ले लिया ना 20%,
तो अब हम जो मॉडल स्कोर निकाल रहे हैं कि इस टेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हमने कुछ रिजल्ट निकाला है और उसका जो प्रोबेबिलिटी है कि वो इतना एक्यूरेट होगा वो हमारी मॉडल स्कोर से निकल गई है। अगर हमारी मॉडल स्कोर में वैल्यू कम आती है, दैट मीन्स कि जो टेस्ट में हमने डेटा सेट अभी जो फिलहाल लिया था, जो बना था मतलब 20% में, दैट मीन्स कि वो इतना एक्यूरेट नहीं दे पा रहा हमें। इट मीन्स कि हमें फिर से रिफ्रेश करना है सो दैट हमारा नया डेटा सेट बन सके और उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शन कर सकें और फिर मॉडल स्कोर हमारा ज्यादा होगा। तो समझ रहे हो आप, मतलब मेरे को समझ में आया है पॉइंट समझ। हाँ, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गया। मेरा पॉइंट ये है, मतलब आप इस चीज को ऐसे समझना कि हम एक एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट नहीं होते कभी। ओके, ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपको समझा रहा हूँ, ये मॉडल आता है किसके अंदर? क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन में एक्चुअली एक तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम वर्कआउट करती है, एक सपोर्ट वेक्टर मशीन है जो कि कुछ इसी तरीके से होते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस वे थोड़ा अलग होता है। ओके, उसका मैथमेटिकल ऑर्डर अलग है, इसका मैथमेटिकल ऑर्डर अलग है। ये दोनों जो एल्गोरिथम है ना, अलग अलग तरीके से देखती हैं डेटा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डेटा है, पहला एक पॉइंट कवर अप करना चाहूंगा कि पहली चीज होती है डेटा सेट, जो आपका ओरिजिनल डेटा सेट है। मैंने इसमें चेंजेस इसलिए करे ताकि मैं आपको मॉडल स्कोर में डिफरेंस दिखा सकूं कि हमेशा हम 100% श्योर नहीं होते कभी भी मशीन लर्निंग के उसमें कि हमारा जो मॉडल है वो 100% करेक्ट आंसर देगा, वो गलत भी दे सकता है। ठीक है, बट वो एक परसेंटेज प्रोबेबिलिटी जनरेट करता है, जो कि आपने बोला कि 83% चांसेस हैं कि वो हमें करेक्ट आंसर देगा कि 22 ईयर वाला जो है वो परचेज करेगा या फिर नहीं करेगा। इसके 83% चांसेस हैं बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम। 95% चांसेस नहीं है। 95% चांसेस का मतलब क्या हो गया? हाईली रिकमेंडेड है ये पर्टिकुलर पार्ट कि ये पर्सन परचेसिंग करेगा इस चीज के। ओके, मैंने डेटा में चेंजेस करे, मैं डेटा में चेंजेस नहीं करता। यहाँ पे जो डेटा है ओरिजिनल डेटा में कभी भी हम चेंजेस नहीं करते। अब बात आती है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। सेकंड जो आपका पॉइंट था कि यहाँ पे जब आप डेटा को डिवाइड कर रहे हो तो जो ये जो टेस्ट डेटा चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे भी हमारे मॉडल स्कोर चेंज हो सकते हैं। यस, दैट इज 100% ट्रुथ कि इसके बेसिस पे भी आपके डेटा चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने 100 गाड़ियां बनाई, मैंने 100 कार डिजाइन करी और मैंने 100 कार बना ली। मैंने 20 ऐसी कार पिकअप कर ली जिनके अंदर प्रॉब्लम थी और मैंने उनको टेस्ट में डाला। पॉइंट समझे? मैंने 20% डेटा ऐसा ले लिया, गलती से रैंडमली मैंने पिकअप किया और मेरे डेटा में ऐसा डेटा आ गया कि मेरी एल्गोरिथम ने उसको क्लियर कर दिया कि ये डेटा डैमेज्ड है। आपका टेस्ट डेटा मतलब कार डैमेज आई, तो मेरे पास 20 गाड़ियां थी, 20 में से मेरी 12 गाड़ियां डैमेज आई और 8 गाड़ियां सही थी बिल्कुल। ठीक है, 8 कार्स का टेस्टिंग कंपल्स मतलब 5 स्टार रेटिंग पे था और 12 कार्स का 0 था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरी 100 की 100 कार्स के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है, मुझे दोबारा रीटेस्ट करने की जरूरत है। तो उस केस में हम दोबारा टेस्ट करें। जैसे कि हमने जब फर्स्ट टाइम मॉडल क्रिएट किया तो उसका स्कोर आया था 66%। ओके, अब मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ रहा है स्कोर में, तो मैंने दोबारा इसको टेस्ट रन किया। दूसरी बार में मेरा स्कोर आया है 83%। तो मैक्सिमम टाइम पे मेरा स्कोर कितना है? 83% है। तो ये डेटा सेट चेंज हो सकता है यहाँ पे, इसको आप चेंज कर सकते हो। जो स्प्लिट इट कर रहे हो ना, वो डेटा आप मॉडिफाई करके दोबारा टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप ओरिजिनल डेटा पे कोई चेंजेस नहीं करोगे। ओके, अब तीसरा पॉइंट, आपका पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सेक्शन ये था कि ये जो चेंजेस हम इस टेस्ट डेटा और वाई टेस्ट में करेंगे उसके बेसिस पे अगर हमारा एक्यूरेसी स्कोर चेंजेस आ रहे हैं तो हम प्रेडिक्टेबल मॉडल इसको मानेंगे कि कितना % ये है। यस, दैट इज करेक्ट कि हम इसी के बेसिस पर डिसाइड कर लेते हैं
कि हमारा मॉडल जो है वो कितना प्रिडिक्टेबल है। ये स्कोर बहुत मैटर करता है हर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर, कि अगर ये स्कोर जितना ज्यादा अच्छा होगा, मतलब जितना ज्यादा हाई होगा उतना बेटर है। मतलब ये 1 होता है, 0.83 है मतलब 83%। अगर 1.0 आ रहा है दैट मीन्स 100% करेक्ट है, आप कुछ भी डालो वो आपको करेक्ट आंसर ही देगा। 0.95 आ रहा है, 0.96 आ रहा है, 0.97 आ रहा है, दैट इज 95, 96%, 97% इज हाईली प्रेडिक्टेबल। ये इतना परसेंट चांसेस है कि आपको करेक्ट आंसर देगा ही देगा। तो ये जो मॉडल स्कोर होता है इसका एक अपना खुद का एक अलग से इंपॉर्टेंस भी रहता है इसके। तो जो थ्योरी आपने अपने दिमाग में बनाई वो बिल्कुल सही बनाई है, बट उसमें एक ही करेक्शन आपको करना है कि यहाँ पर जो ओरिजिनल डेटा है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है। एक्स टेस्ट डेटा आप चेंज करके देख सकते हो, और आपको देखना है कि बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 6। हम लोग जब इपॉक्स चेक करते हैं, जब ओरिजिनल डेटा पे वर्कआउट करते हैं, वी ऑलवेज रन दी इपॉक्स फॉर्मेट। इपॉक्स क्या होता है? एक प्रेडिक्टेबल मॉडल होता है। यस सॉरी सर, जब ये हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं एक्स टेस्ट में, सो ये क्या प्रोबेबिलिटी पे सेलेक्ट कर रहा है सर? लिमिटेड डेटा, जैसे हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है तो वो हाउ इज इट कमिंग डाउन? जस्ट 80-20%। यहाँ पे जो टेस्ट साइज दिया है ना मैंने, ट्रेन साइज तो दिया है 0.8 दिया है, तो 80% डेटा जो है वो मेरा ट्रेन में है। तो यहाँ पे जैसे हमारा टेस्ट डेटा है ना, आप यहाँ पे ट्रेन डेटा चेक कर सकते हो। दिस इज योर ट्रेन डेटा, दिस इज योर 80% डेटा। ओके, तो ये क्या करता है कि हम लोग इसी तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। तो इसके डिवीजन के 2 मेथड होते हैं। पहला 80-20, यानी कि 20% इज योर टेस्ट डेटा एंड 80% इज योर ट्रेन डेटा। दिस इज एन स्टैंडर्ड। अगर आपको लगता है दिस डेटा इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर एल्गोरिथम, तो आप क्या करोगे? 70-30 कर देते हैं, है ना। हम इसको 70-30 कर देते हैं, क्योंकि जैसे ये डेटा है ना इसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा है डेटा। अब मैंने 70-30 कर दिया, तो उसको प्रिडिक्शन करने के लिए मैंने ज्यादातर डेटा प्रोसेस करा दिया, तो उससे ये पता चलेगा ये कितना एक्यूरेसी देगा। अभी देखते हैं एक्यूरेसी टेस्ट मेरा कितना है। कितना आया? 100% आया, बिकॉज देखो डेटा हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट है ना, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। सो दिस इज डिपेंड्स ऑन योर दिस वन, कि आपका जो डेटा है ना आप उसे कितना टेस्ट करने के लिए दे रहे हो, राइट। अगर मैं 100 लोगों से बात करूं, इलेक्शन पोल के ले लेते हैं, हम लोग 100 लोगों से बात करें और वी विल डिसाइड बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, सो वी कैन आइडेंटिफाई ना। हम 100 लोगों पर डिसीजन नहीं दे सकते, हमें पूरे के पूरे कम से कम 100 करोड़ का डेटा चाहिए। इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 100 करोड़ का डेटा चाहिए हमें। 100 करोड़ के डेटा के बेसिस पे देन वी डिसाइड। एक कंपनी है एक्सिस, आपने सुना होगा शायद, आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है, रील्स वगैरह पे बहुत चलता है। तो एक्सिस करके एक कंपनी है, बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, एक्सिस इंडिया करके है वो कंपनी। उसको आप सर्च आउट करना, दे आर वर्किंग ऑन द एनालिटिकल बेस, वो एनालिसिस पे ही काम करते हैं पूरे, और वो इलेक्शन को ही एनालाइज करते हैं, और उसके प्रोटेक्शन 110% ट्रुथ होता है। उसने आज तक जितने प्रोटेक्शन करे वो सही होता है उसके, क्योंकि वो सर्वे जो उसका रिपोर्ट कलेक्शन होता है ना वो बहुत अच्छे से होता है। ओके, सो दिस इज डिपेंड्स ऑन योर डेटा। आप देखो मैंने बस क्या चेंज करा, साइज चेंज किया है, और साइज चेंज करते मेरे डेटा का एक्यूरेसी चेंज हो गया। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से इसको दे सकते हो। अब मेरे पास 28 डेटा था इसलिए मैंने साइज चेंज कर दिया, ज्यादा डेटा होता 20% डेटा से मेरा काम चल जाता। ओके, तो इसमें आप क्या करना, मैं अभी और एक और डेटा पे वर्कआउट कराऊंगा, डोंट वर्क ऑन दिस, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। एंड वाई प्रेडिक्ट इज जो आप प्रेडिक्शन मॉडल आप जनरेट करोगे उसके बेसिस पे, तो ये तो कोएफिशिएंट, इंटरसेप्ट, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। एंड दिस इज एन सिग्मॉइड फंक्शन। ओके, सिग्मॉइड जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। 5 मिनट्स और लूंगा मैं आपके। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वी आर यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फंडा होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूला पहले आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आपको एल्गोरिथम में ये सारे जो
पार्ट होते हैं ना वो आपको इंक्लूडेड होकर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब मैं उसके अंदर मेंशन करूँ। दिस इज माय सिग्मॉइड फंक्शन 1/1 प्लस दिस इज यूलर नंबर्स। अगर आप बोलोगे तो मैं कैलकुलेट करना भी बता दूंगा आपको ये सब मैथमेटिक ऑर्डर्स, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उतना आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं इजी बनाने के लिए, जैसे आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, सो आई कैन डू वन थिंग कि मैं आपको डायरेक्ट एल्गोरिथम कोड करना बता रहा हूँ सीधा। वरना अगर आप स्क्रैच लेवल पे अगर चले गए तो स्क्रैच लेवल पे मेरे को पूरा एक शॉर्ट टर्म एमबीए कराना पड़ेगा इन स्टैटिस्टिक्स, एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी एंड यू ऑल्सो, कि आपको एक एक मैथमेटिक्स स्टडी करना पड़ेगा, इस पर काम भी करना पड़ेगा। तो सिग्मॉइड फंक्शन हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं फॉर सॉल्व दिस इक्वेशन। तो एफ, ये जो एक्स होता है, एस एक्स जो होता है वो आपको होता है सिग्मॉइड फंक्शन का सिंबल, एंड ई जो स्मॉल ई है ये यूलर्स नंबर्स होता है। यूलर नंबर्स आपके क्या होते हैं, आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पे दिस इज एन कैलकुलेशन मॉडल कि किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, ये कोई चेंजेस नहीं होते बार बार, ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और सिग्मॉइड फंक्शन जो होता है वो 0 to 1 के बीच में होता है। ओके, तो ओके, इसका कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि यहाँ पे तो ये तो आप समझ गए होंगे, दीज आर द कोएफिशिएंट एंड एज। यहाँ पे देखो दिस इज एन कोएफिशिएंट नंबर एंड दिस इज योर इंटरसेप्ट नंबर। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर से पुराना वाला कैलकुलेशन पड़ा हुआ है इसके अंदर। यू कैन जस्ट कैलकुलेट दिस वन एंड जस्ट पुट दिस वैल्यू, जी की वैल्यू जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन में डाल दो। तो स्क्रैच लेवल भी हमने मैथमेटिकल ऑर्डर भी इसमें बना रखा है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो ध्यान देना वो इस वाले पार्ट पे आपको ज्यादातर ध्यान देना है। ओके, एंड द सेकंड वन इज मोर इम्पोर्टेंट सेक्शन इज दिस वन, एक्सरसाइज। डेटा सेट इज अवेलेबल ऑन द Kaggle। आप Kaggle पे जा सकते हो, HR एनालिटिक्स का डेटा आपको मिल जाएगा। Kaggle इज द वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जहां पर आपको डेटा सेट मिलते हैं। आपको मेरी भी जरूरत नहीं है, हमको काफी सारे डेटा सेट अवेलेबल मिल जाएंगे, एंड मैं भी यहाँ से काफी सारे डेटा सेट उठाता हूँ। और जो न्यू चैलेंजेस आते हैं, लाइक अगर आपको कॉलेज रिज्यूम पर्पस पे चाहिए, तो यू कैन जस्ट पिक अप द डेटा सेट फ्रॉम द चैलेंजेस। ओके, तो ये जो डेटा सेट है ये आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से डेटा सेट पिकअप कर सकते हो। आपको सिर्फ साइन इन करना है एंड डाउनलोड करना है यहाँ से, ठीक है। एंड दीज आर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें आउटपुट चाहिए इसके। स्कोर मेजर करना आपको आती है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी कर रखा है। यू कैन गो थ्रू दिस, आप इसके अंदर फाइल फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक बार मैं चेक कर लूंगा कि बनाया कि नहीं बना पूरा, एक बार हम देखने के बाद उसके बाद मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ओके, तो अभी कुछ कहानी समझ में आई थोड़ी सी? ये डमीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीज आर द डमी। सैटरडे का जो टाइमिंग मैं आपको बताया करूंगा कि भाई इतने बजे सुबह ज्वाइन करना है सैटरडे को, प्लीज उसमें ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं एक प्रोजेक्ट प्रोसेस करूंगा, मतलब लाइव फॉर्मेट पर प्रोसेस करूंगा कि किस तरीके से हम एक मशीन लर्निंग हम एक डेटा पे अप्लाई करें। ओके, ठीक है। सो ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इसका पूरा रार फाइल, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके एक बार विजिट करें। ओके, एनी अदर डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर। ठीक, ओके, ठीक है सर, ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट में मिलते हैं। सैटरडे का, इस वाले सैटरडे का मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज 18 है ना, ठीक है। तो सैटरडे का टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा कल सुबह बताऊंगा, तो इंस्टेंटली तैयार है ना, तो 12 बजे से पहले रखूंगा, जो भी रखूंगा मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, ओके गाइस, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।